हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज हम अपने चैनल की पहली वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें जो टॉपिक मैं कवर करूँगा वो है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक में स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। ये जो चैनल बनाने का पर्पज़ है, इस चैनल में आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के हो गए या सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी सिलेबस से का कंटेंट होता है वो सब आपको इसमें मिलेगा। डे बाय डे हम इसमें डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को लेकर आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बिकॉज़ मैं बेसिकली फ़िज़िक्स बैकग्राउंड का रहा हूँ, तो फ़िज़िक्स से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी चीज़ें यूजी और पीजी लेवल की जो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स टॉपिक्स उसमें आते हैं, वो भी हम इसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको उसकी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल के साथ बने रहिए और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इसके अलावा आपको मैं एक और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा, जो जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, तो आप सब उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या मैं कमेंट में आपको पोस्ट कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअल में ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट है और इंडियन पॉलिटी आपको पता ही है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है जितने भी गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन करते हैं। और उसमें इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर कुछ बनता है तो वो फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के काफ़ी अनुच्छेद हैं यानी पार्ट हैं। उसमें आपके सेक्शन हैं जिनको हम पार्ट कहते हैं, अनुच्छेद हैं जिनको हम आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, ये भारतीय संविधान के किस भाग में आता है, यानी किस सेक्शन में है और ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पार्ट थर्ड में ये फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है, यानी भाग 3 में इसको मेंशन किया गया है, ये आप याद रखिएगा। इसका जो पार्ट 3 यानी भाग 3 में इसको मेंशन किया गया है। अब इसमें जो आर्टिकल्स आपके आएंगे वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपका जो है भाग 3 के अंदर जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 है उसमें फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है। फंडामेंटल राइट्स आर गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल सिटीजन एंड दे आर आल्सो प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है, फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और इसके हर एक आर्टिकल से एक क्वेश्चन प्रिपेयर होता है और कहीं ना कहीं डेप्थ में जाके क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको इसमें ये याद रखनी है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो गवर्न होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और ये सारे सिटीजन्स को प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। और इनका प्रोटेक्शन भी हमारे संविधान के द्वारा ही होता है। आगे मैं इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा, उससे पहले मैं इसका ओवरव्यू आपके सामने बता देता हूँ। एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, यानी जिस समय भारतीय संविधान बना था उस समय 7 फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए थे। तो पहले मैं उन सातों के बारे में आपको डिस्कस कर देता हूँ। पहला था राइट ऑफ इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक कवर होते हैं इसमें। राइट टू इक्वलिटी का मतलब है समानता का अधिकार। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के बीच इसमें कवर होते हैं आपके, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसको शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है, ये आर्टिकल 23 और 24 में मेंशन है। इसके बाद चौथे नंबर का जो फंडामेंटल राइट है वो है हमारा राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें आपके आर्टिकल 25 और से लेके 28 तक कवर होगा। इसके बाद राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, इसमें आपका आर्टिकल 29 और 30। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी, ये एक स्पेशल है, मैं इसमें बता देता हूँ क्योंकि एट प्रेजेंट ये जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी वाला फंडामेंटल राइट्स है ये डिलीट हो चुका है। इसको भारतीय संविधान ने
फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटा के लीगल राइट में शिफ्ट कर दिया है। अभी हम इस पर अलग से डिस्कस भी करेंगे। तो राइट टू प्रॉपर्टी जब भारतीय संविधान मूल संविधान बना था उस समय फंडामेंटल राइट ही था, इसीलिए मैंने इसको लिस्ट में रखा गया है। तो क्वेश्चन एक तो ये बन जाता है कि भारतीय संविधान जब बना था तब कितने फंडामेंटल राइट थे, तो आपको याद रखना है 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें से एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स रह गए हैं। ये जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार जो था वो आर्टिकल 31 जिसको डील करता था, वो अब वहाँ से हटाकर उसको लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जो 7 नंबर का हमारा फंडामेंटल राइट्स है जो आज भी प्रेजेंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको कहते हैं, और इसको डील करता है हमारा आर्टिकल 32। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक इसको डील करते हैं, जबकि राइट टू इक्वलिटी आपका स्टार्ट हो रहा है आर्टिकल 14 से। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 12 और 13 में इंट्रोडक्शन पार्ट है, यानी उनमें कोई फंडामेंटल राइट्स के बारे में मेंशन नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है। 14 से आपके फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होंगे और 32 पे ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद जो आर्टिकल नंबर 33, 34, 35 है, यानी आर्टिकल 33, 34, 35, ये डील करते हैं कंक्लूज़न को। ठीक है, तो इन 3 आर्टिकल्स में कंक्लूज़न है कि पूरी एक समरी है, वो कंक्लूज़न इसमें डील होते हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जो एट प्रेजेंट हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो 12 से लेके हमारे 32 के बीच में होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको जो मैंने बात बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आपको याद रखना है। बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड इट वॉज कन्वर्टेड इनटू लीगल राइट। और ये जो अमेंडमेंट किया गया था इसको 300A लिखा जाता है। तो ये कौन सा अमेंडमेंट था? अमेंडमेंट नंबर 300A। तो ये बात आपको याद रखनी है कि 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में आया था, इसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट यानी संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स से हटा करके लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये अमेंडमेंट कौन सा है, यानी संविधान का संशोधन कौन सा था? 300वां ए संविधान संशोधन। तो इसमें 2 बातें आपको याद रखनी है कि अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, तो वो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, और जो इससे रिलेटेड आर्टिकल है आपका, ठीक है, 300A जिसके तहत ये किया गया, वो आपको याद रखना है। एक चीज़ और इसमें एग्जाम्स में पूछी जाती है फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम यूएसए। एक क्वेश्चन ये बनता है, हमारे भारतीय संविधान में आपको पता ही होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट कंट्रीज़ के संविधानों से ली गई हैं। तो उसी में एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो मौलिक अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं ये किस देश से बोरो किए गए या किस देश से लिए गए? तो याद रखिएगा ये यूएसए का जो संविधान है उसका नाम क्या है? द बिल ऑफ राइट्स, उससे बोरो किए गए हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके जो एट प्रेजेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में आपको पता है कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक हमको डिस्कस करना है। तो मैं एक एक आर्टिकल आपके सामने डिस्कस करूँगा, आप इसको ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, द लॉ इज़ सेम फॉर एवरीवन। इसका मतलब ये है कि जो लॉ है वो सबके लिए समान है, यानी कानून की नज़रों में सब बराबर है, सबके लिए न्याय का हक है सबको, और सबके लिए कानून एक समान है। इसका एक एक्सेप्शन भी आपको याद रखना है। एज पर आर्टिकल 361 नो क्रिमिनल केस कैन बी प्रोसिक्यूटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स टिल दे आर एट द देयर पोस्ट। ये याद रखिएगा कि न्याय सबके लिए समान तो है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी प्रोवाइड किया गया है कि, और ये एक्सेप्शन आता है आपका आर्टिकल 361 के तहत। तो आर्टिकल 361 के तहत भारतीय संविधान में ये सुविधा दी गई है कि राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति के उनके पदों पर रहते हुए उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, यानी उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। अगर उन पे क्रिमिनल केस चलाया जा रहा है तो वो अपने वर्तमान पद से पहले उनको त्यागपत्र देना होगा, तभी उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस चलाया जाता है। तो ऐसा वैसे तो नहीं हुआ कभी भी हमारे देश में ऐसा, लेकिन आप इसको ऐसे समझिएगा कि भारत के राज्यपाल और राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का संज्ञान आता है तो डायरेक्ट उस पर केस नहीं चलाया जाता है, उनको पहले अपनी पोस्ट से त्यागपत्र देना पड़ता है या उन पर महाभियोग लगाया जाता है। जब वो अपने पद को त्याग देते हैं उसके बाद उन पर फिर क्रिमिनल एक्ट लगाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, प्लेस, जेंडर एंड बर्थ। आप
डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। किसके बेस पर? कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, प्लेस के बेस पर, जेंडर के बेस पर, बर्थ के बेस पर। यानी आप जाति के बेस पर, धर्म के बेस पर, जन्म स्थान के बेस पर, उनके जेंडर के बेस पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये हमारा आपका आर्टिकल 15 इसको कवर करता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 है हमारा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर की समानता। इसको हिंदी में कहते हैं अवसर की समानता। इसमें ही आपका रिजर्वेशन सिस्टम भी आ जाता है। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रिजर्वेशन की सुविधा या आरक्षण की व्यवस्था किस मौलिक अधिकार के तहत प्रदान की गई है। तो आप याद रखिएगा वो मौलिक अधिकार से रिलेटेड आपका आर्टिकल 16, ठीक है। और ये राइट टू इक्वलिटी के अंडर आता है। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। जो छुआछूत पहले हमारे समाज में फैली हुई थी, ठीक है, उसका अंत आर्टिकल 17 के तहत किया गया, उसका उन्मूलन, ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में कहा गया। और ये एक फंडामेंटल राइट्स है कि आप छुआछूत की भावना को प्रेरित नहीं कर सकते या उसको बढ़ावा नहीं दे सकते, उसका उन्मूलन अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल ऑफ 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। उपाधियों का अंत भी कर दिया गया है भारतीय संविधान के तहत कि आप कोई भी जो भारतीय सरकारी उपाधियाँ हैं उनके अलावा आप अपनी व्यक्तिगत उपाधियों को नहीं धारण कर सकते। इन व्यक्तिगत उपाधियों को धारण करने की मनाही की गई है और ये आपके आर्टिकल 18 में मेंशन है। इसके बाद आपका आता है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जो सेकंड हमारा फंडामेंटल राइट है। अब इसमें जो जो आर्टिकल्स आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 19 में हमारे जो आर्टिकल्स 19 के काफ़ी सारे क्लॉज भी हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ देयर आर सम क्लॉजेज ऑफ दिस आर्टिकल। तो आर्टिकल नंबर 19A जो पहला क्लॉज है वो है 19A। तो इसमें क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के तहत किस आर्टिकल के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप कहीं पर भी अपनी बात को रख सकते हैं। तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी और फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 19A है, ये याद रखिएगा। फिर आता है आर्टिकल 19B। आर्टिकल 19B जो है वो फ्रीडम ऑफ असेंबली, लेकिन ये असेंबली अनआर्म्ड होनी चाहिए। अनआर्म्ड का मतलब आप ये नहीं कि शस्त्र और डिफरेंट टाइप के हथियारों के साथ कहीं पर असेंबली कर रहे हैं, आप इकट्ठा होकर जा रहे हैं, वो तो क्रिमिनल एक्टिविटी में आपका आएगा। आप कहीं भी देखते होंगे आप 4 लोग जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं, जनरल कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं, कहीं पर धारा 144 नहीं लगी है या और कुछ कंडीशन इम्पोज नहीं की गई हैं, तो आप 4 लोग जाइए, 5 लोग जाइए, 6 लोग जाइए, ठीक है, आपको कोई नहीं रुकेगा। लेकिन वो सब अनआर्म्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ये फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये सुविधा भी हमारे संविधान में दी गई है। तो आर्टिकल 19B हमारा इसको डील करता है। फिर आता है आर्टिकल 19C, ये फ्रीडम टू फॉर्म एन एसोसिएशन। आपको कोई भी एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखनी है, एसोसिएशन यानी संगठन बनाने का अधिकार है, वो संगठन देश विरोधी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप वो संगठन बनाकर देश विरोधी गतिविधियाँ उसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये संगठन बनाने की सुविधा या संगठन बनाने का अधिकार हमें किस में दिया गया? आर्टिकल नंबर 19C में। फिर हमारा आता है आर्टिकल 19D, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ इन एनी पार्ट अक्रॉस द इंडिया। आप भारत में एक स्थान से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तो कोविड में हमें मना किया जाता था कि यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। तो आप याद रखिएगा वो कोविड का महामारी एक्ट लगा हुआ था, पेंडेमिक एक्ट था, ठीक है। उसके अपने नियम कानून थे, तो उसकी वजह से वो उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। लेकिन आपने देखा होगा कोविड से पहले आप कहीं भी जाइए भारत के अंदर, ना तो आपको वीज़ा की ज़रूरत है ना पासपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप ईज़िली मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल हमारा 19D है। इसके बाद आता है आर्टिकल 19E, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट। आप कहीं भी जाकर निवास कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। भारत के किसी भी भूभाग में आप जाइए, वहाँ पर आपको कोई नहीं मना करेगा कि आप क्यों निवास कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस और सेटलमेंट का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 19E है। फिर आता है राइट टू होल्ड द प्रॉपर्टी। ये अब डिलीट हो चुका है, मैंने बताया प्रॉपर्टी से रिलेटेड संपत्ति का अधिकार जो था उसको वहाँ से हटाया गया, और ये आर्टिकल 19F में भी इस बात को मेंशन किया गया था। तो ये 19F वाले जो आर्टिकल है ये अब डिलीट हो चुका है कि प्रॉपर्टी को आप कहीं भी अपनी मर्जी से होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। आर्टिकल नंबर 19G। फिर आता है राइट ऑफ प्रोफेशन एंड बिजनेस। आप कोई भी प्रोफेशन चला सकते हैं एंड बिजनेस चला सकते हैं, 19G में ये बात हमने इसमें मैंशन की गई है।
एट द टाइम ऑफ, इसमें एक बात आपको याद रखनी है, एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 19 इज़ ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको मेंशन कर लीजिए कि जब नेशनल इमरजेंसी होती है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि आपातकाल भी अलग अलग टाइप के होते हैं, उस पर हम अलग से लेक्चर डिस्कस करेंगे किसी दिन। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल नंबर 19, जो कि आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया भी गया था, भारत में एक बार लगाया जा चुका है इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 19 इज़ ऑटोमेटिकली सस्पेंड। तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है देश में, तो आर्टिकल नंबर 19 या इसके जितने भी क्लॉज हैं ये सब आपके सस्पेंड हो जाते हैं, यानी फिर ये आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं रहते, ये आपसे छिन जाते हैं। ठीक है, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो उस समय पर एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार छीन जाता है हमसे, तो वो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 19 जो है या उसके जितने भी क्लॉजेज हैं वो सब ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ठीक है, इसको भी आप ध्यान से समझना है कि आपराधिक मामलों में संरक्षण। ठीक है, तो आपराधिक मामलों में संरक्षण क्या है कि अगर आपके खिलाफ कोई आपराधिक एक्टिविटी में केस दर्ज हुआ है तो आपको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया जाता है। ये सुविधा भी हमें दी गई है आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21, राइट अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, कार्योत्तर विधि के प्रति संरक्षण इसको बोलते हैं हिंदी में, याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 21 जो है वो राइट अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसको हिंदी में बोला जाता है कार्योत्तर विधि के प्रति संरक्षण। ठीक है, ये जो 2 या 3 क्लॉज हैं इन पे मैं अलग से डिस्कस करूँगा किसी और लेक्चर में। अभी आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर फिर आता है 22, ये है हमारा राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। इसमें दोहरे दंड के लिए संरक्षण का अधिकार है कि आपको एक सज़ा के लिए, एक क्राइम के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी, ये नहीं कि आपको 2 बार सज़ा दी जाएगी। अगर आपने कोई एक क्राइम किया है तो उसकी सज़ा भी एक ही बार निर्धारित होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 अलग अलग, अगर आपने 2 अलग अलग क्राइम किए हुए हैं तो आपको अलग अलग ही सज़ा दी जाएगी दोनों क्राइम के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक क्राइम किया है तो आपको उसी क्राइम की सज़ा दी जाएगी, दूसरे की नहीं दी जाएगी। ठीक है, फिर आता है 23, ये है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आत्म अभिसंचन जिसको कहते हैं। कि इसमें आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो 23 वाला है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का है कि आप अपने ही अपराध के साक्षी नहीं बन सकते। ठीक है, ये अपने ही अपराध के साक्षी नहीं बन सकते, ये बात याद रखिएगा कि आप कोई क्राइम करें और फिर बाद में कहें कि नहीं मैंने तो नहीं करा, तो आपकी गवाही नहीं वैलिड होगी। ठीक है, तो ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन का भी अधिकार आपको दिया गया है कि अपराध का कोई खुद साक्षी नहीं बन सकता, जिसको हम आत्म अभिसंचन कहते हैं। अब जो आ जाता है आर्टिकल 21, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ये है राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, जीने का अधिकार जिसको आप कह सकते हैं, और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन याद रखिएगा कि जो आर्टिकल 21 है फिर से इसमें एक्सेप्शन आता है और यहीं से क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है कि डिफेंस फोर्सेस और पार्लियामेंट्री फोर्सेस, ठीक है, सॉरी पैरामिलिट्री फोर्सेस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, डिफेंस फोर्सेस हो गई आपकी, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, पुलिस फोर्सेस हो गई, ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, इनमें आर्टिकल 21 आपका वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि अभी आर्टिकल 21 था कि हमारा राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी का, यानी आपको जीने का अधिकार है। अब आप सोचिए कि आप डिफेंस फोर्स में और वॉर की कंडीशन है, युद्ध का समय है, और आपको ऑर्डर दिए जाते हैं कि आप लड़ाई लड़िए, फिर आप कहेंगे कि नहीं मुझे तो जीने का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है आर्टिकल 21 के तहत। इसीलिए डिफेंस फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, आप समझ रहे हैं, इनसे ये आर्टिकल 21 छीन लिया जाता है जब तक वो उसके अंडर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम के लिए, जब तक वो उस फोर्स में काम कर रहे हैं या किसी पैरामिलिट्री फोर्स में काम कर रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ ड्यूटी उनका आर्टिकल 21 ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, सस्पेंड रहेगा। ठीक है, आर्टिकल 20 एंड 21 आर एब्सोल्यूट, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एनी केस आर्टिकल 20 एंड 21 विल नॉट बी सस्पेंडेड। ये बात मैंने इसलिए यहाँ पर मेंशन की है कि इमरजेंसी अगर लग भी जाती है, आपने देखा था तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता था और उसके क्लॉज सस्पेंड हो जाते थे, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं होंगे। हाँ, जो इसका एक्सेप्शन है वो तो वैलिड रहेंगे, उसके अलावा ये कभी भी सस्पेंड आपके आर्टिकल 20 और 21 नहीं होंगे। इससे काफ़ी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो एब्सोल्यूट रहते हैं, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21।
फिर आपका आता है आर्टिकल 21A, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो बाय द 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 राइट टू एजुकेशन इज़ इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। आपको पता है कि जो RTE आया, जिसको हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं, फ्री एजुकेशन अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स, कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन का अधिकार है, ये आर्टिकल 21A के तहत ही आया और ये 86वां संविधान संशोधन था जो कि 2002 में पारित किया गया था, ठीक है। ये बात इसमें आप याद रखिएगा कि शिक्षा का अधिकार आपका आर्टिकल 21A से रिलेटेड है और ये 86वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। फिर आपका आता है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें क्या है कि आपको जब आपको किसी क्राइम के लिए अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है तो उस कंडीशन में ये आर्टिकल वैलिड होता है। तो इसमें आपको मैं दो चीज़ें मेंशन कर देता हूँ कि नॉन कॉग्निजिबल और कॉग्निजिबल, दो टाइप के इसमें केस बनते हैं। तो नॉन कॉग्निजिबल में अगर आपका क्राइम नॉन कॉग्निजिबल कैटेगरी में है तो उसके लिए आपको गिरफ्तार करने के लिए, डिटेन करने के लिए वारंट कंपलसरी है। अगर वो क्राइम आपका कॉग्निजिबल है, ठीक है, तो आप बिना वारंट के भी अरेस्ट किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसे क्राइम्स हैं हमारे संविधान के तहत, उनको मैं इस कैटेगरी में डाला गया है जिसको हम कॉग्निजिबल कैटेगरी कहते हैं। तो कॉग्निजिबल में आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है, उसके लिए आपको कोई नोटिस देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इसमें याद रखिएगा कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन में दो कैटेगरीज हैं, नॉन कॉग्निजिबल एंड कॉग्निजिबल। तो नॉन कॉग्निजिबल में आपका क्या होगा, ऐसा क्राइम जिसमें आपके लिए वारंट कंपलसरी होगा, और कॉग्निजिबल में आपके लिए वारंट कंपलसरी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आपने किसी का मर्डर किया, ठीक है, तो उसमें आपके लिए क्या है, वो आर्टिकल वो IPC की सेक्शन 302 में उसका केस चलेगा। तो अगर वो पुख्ता सबूत हैं या कोई उसका साक्षी है तो उसके लिए आपको नॉन वारंट अरेस्ट भी किया जा सकता है। इसके बाद आपका आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो अगला मौलिक अधिकार है हमारा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें दो आर्टिकल्स हैं हमारे, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 है ह्यूमन ट्रैफिकिंग बॉन्डेड लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप समझते हैं, मानव तस्करी का संबंध किस आर्टिकल से, याद रखिएगा आर्टिकल 23 से। बॉन्डेड लेबर का संबंध किससे है, यानी बॉन्डेड लेबर आप समझते हैं बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी में क्या होता है कि आप किसी के द्वारा मजदूरी करा रहे हैं और उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बंधुआ मजदूरी कहा जाता है, बॉन्डेड लेबर कहा जाता है। इसको हम आर्टिकल 23 में मेंशन करते हैं। आर्टिकल 24 है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो आपको पता है कि 14 साल से छोटे बच्चों से काम कराना वर्जित है। तो ये भी मौलिक अधिकार की कैटेगरी ही है कि आप उनसे काम नहीं करा सकते, उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो ये आर्टिकल 24 में है, जिसको हम बाल श्रम निषेध कहते हैं। अब आपका आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आपका आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट रिलीजन टू ऑल सिटीजन। आप अपने धर्म का प्रचार करिए, प्रसार करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। बस इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप किसी दूसरे की धर्म की आस्था को हानि ना पहुंचाएं। आर्टिकल 26 आता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आप अपनी धार्मिक गतिविधियों को फॉलो करिए, आप जो भी धार्मिक गतिविधियां अपनाते हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हर धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक गतिविधियों को करने का अधिकार है। ये आर्टिकल 26 है। तो धार्मिक गतिविधियों से संबंधित आर्टिकल आपका आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। ये जो आपके धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपको जो टैक्स में बेनिफिट्स दिए जाते हैं, टैक्स में छूट दी जाती है, आपने देखा होगा धर्मार्थ ट्रस्ट बने होते हैं, तो उसका संबंध आर्टिकल 27 से है। आर्टिकल 28 है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कि डिफरेंट टाइप के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने की छूट प्रदान की गई है कि आप उसमें धर्म से संबंधित बातों को बता सकते हैं। ये आर्टिकल 28 में हमें सुविधा दी गई है। फिर आता है राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन में आपके दो आर्टिकल हैं। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ का मतलब आप समझिए कि अल्पसंख्यकों का संरक्षण। तो उनके संरक्षण के लिए भी मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है और इसको मेंशन किया गया आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ को आप समझिए अल्पसंख्यक, यानी ये मान के चलिए आप भारत में हिंदुओं को छोड़कर बाकी जितनी भी आबादी है वो अल्पसंख्यक में है। उसमें सिख भी आते हैं, उसमें मुस्लिम्स भी आते हैं, उसमें जैनिज़्म भी है, ठीक है, तो ये सब माइनॉरिटीज़ में है। आर्टिकल 30 है आपका राइट टू माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो माइनॉरिटीज़ में जो जो लोग हैं या जो भी धर्म हैं उनको अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। ये भी एक मौलिक अधिकार है। आपने देखा होगा कि जितने भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं वो अपने अपने धर्म से रिलेटेड
एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल भी रहे हैं, आपके आसपास में भी चल रहे होंगे, आप देखते भी होंगे। सिख धर्म के भी काफ़ी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आपने देखे होंगे, मुस्लिम्स के भी आपने काफ़ी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स देखे होंगे, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट्स उनको प्रदान किया गया है, जो कि आर्टिकल 30 से संबंधित है। फिर राइट टू प्रॉपर्टी को मैं एक बार दोबारा से मेंशन कर रहा हूँ, हालांकि ये डिलीट हो चुका है, आपको पता ही है। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि बाय द 44 अमेंडमेंट 1978 राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ कन्वर्टेड इनटू लीगल राइट। आज की डेट में ये लीगल राइट है, ये मौलिक अधिकार ना होके कानूनी अधिकार है, ठीक है। और ये 44वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था। इसको करने के पीछे की भी कहानी है, तो मैं पर्टिकुलर किसी दिन आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट करूंगा, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में हम सारा डिस्कस करेंगे। फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक ही आर्टिकल है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हम कहते हैं, ये आर्टिकल 32। तो ऑन वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट ए पर्सन कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट एंड कोर्ट विल रिलीज रेट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत एक आर्टिकल मेंशन किया गया, आर्टिकल 32, और वो आर्टिकल कहता है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपको अगर वैसे केस करना होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं कर सकते, आप पहले लोअर कोर्ट में करते हैं, किसी भी चीज़ का केस हुआ, फिर आप हायर कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाते हैं, हाई कोर्ट्स में जाते हैं, देन फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं, जब वहाँ से डिसीजन या वर्डिक्ट आ जाता है तब। लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई शोषण कर रहा है या हनन कर रहा है, या आपको लग रहा है कि हमारे मौलिक अधिकार हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो आप उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उस पर रेट फाइल करती है, रेट इशू करती है। और ये जो रेट्स होती हैं ये 5 टाइप की होती हैं, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। इन 5 टाइप्स की रेट्स के नाम भी अलग अलग हैं, और 5 टाइप्स की रेट्स में सुप्रीम कोर्ट क्या क्या बातें बताता है, कैसे क्या करता है, वो सब हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसका मैं ताज़ा एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि इसी आप सब ने अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी जय भीम, उसी में एक रिट्स मेंशन है। अगर आपने मूवी अच्छे से देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें एक रिट मेंशन थी जिसको हैबियस कॉर्पस कहा गया था। तो उन 5 प्रकार की जो रिट सुप्रीम कोर्ट दायर करता है मौलिक अधिकारों के हनन होने पर, उन्हीं में से एक रिट है हैबियस कॉर्पस, जिसका जय भीम मूवी में आपने अच्छे से देखा होगा, वो वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत मिला है। आर्टिकल 32 क्या है कि आपका आर्टिकल 32 हमें ये सुविधा प्रदान करता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप अपनी बात को लेकर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उन मुद्दों को सुनने के लिए या उन पर सुनवाई करने के लिए 5 प्रकार की रेट्स तय करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है हैबियस कॉर्पस, ठीक है। और भी हैं, और भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम किसी दिन अलग से वीडियो को डिस्कस करेंगे। अब इसमें आपको एक बात याद रखनी है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है, भारत के संविधान में सबसे बड़ा रोल इन्हीं का रहा था। तो इनके तहत इनका ये मानना था कि आर्टिकल 32 इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की भारतीय संविधान की अगर आत्मा है, ठीक है, तो वो आर्टिकल 32 ही है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को भारतीय संविधान की आत्मा माना है, तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 32 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा माना है। तो ये फंडामेंटल राइट्स थे। फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ, मैंने आपको क्या क्या बताया, क्या क्या डिस्कस किया। टोटल आपको पता है कि ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स आज की डेट में हमारे पास प्रेजेंट हैं सब, जबकि मूल संविधान बना था तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को अब फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आज की डेट में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं, और जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट में भी पोस्ट कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।